स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 6, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी, क्लास 10th बिहार बोर्ड की। नाम है बहादुर और लेखक हैं अमरकांत। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है एक 10-12 साल के लड़के की जिसका पूरा नाम है दिल बहादुर और इसका घर है नेपाल की तराई क्षेत्र में। तराई पहाड़ की जो तलचट्टी होती है, पहाड़ का जो निचला हिस्सा होता है, उसी को कहते हैं तराई। तो नेपाल की तराई क्षेत्र में घर है बहादुर का, या इसका पूरा नाम है दिल बहादुर। बहादुर का परिवार बहुत छोटा है, माँ है, पिता है और खुद बहादुर है। बहादुर के पिताजी फौज में काम करते हैं, नेपाली फौज में, जिनकी की युद्ध में लड़ते समय मृत्यु हो जाती है। जब से पिता की मृत्यु हुई है तब से बहादुर की माँ के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई है। बहादुर की माँ दूसरों के खेतों में, खलिहानों में मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसा लाती है, उससे अपने बेटे का पेट पालती है। इसके अलावा कुछ भैंस बकरियां भी उसकी माँ ने पाल रखे हैं, उससे भी घर का गुजारा और खर्चा चलता है। बहादुर की अक्सर आदत है कि जब भी वह भैंसे चराने जाया करता है, भैंसों को चरता छोड़कर खेल में लग जाता है। बच्चा है, कभी कंचा खेलने लगा, कभी गुल्ली डंडा खेलने लगा, या कभी पेड़ों पर चढ़कर बेर इत्यादि तोड़कर खाने लगा, कभी चिड़िया के घोंसले में जाकर उनके बच्चों के साथ खेलने लगा। तो ये सब कुछ करता था। एक दिन की बात है, बहादुर जब भैंसों को चराने गया हुआ था तो उस दौरान भैंसों को चरता छोड़कर बहादुर लग गया अपने खेल में। जब बहादुर अपने खेल में लगा हुआ था, उसी दौरान भैंसों ने क्या किया, वो घास चरना छोड़कर पास के खेत में जाकर फसल खाने लगी। जैसे ही बहादुर आया, उसने ये सब देखा, वह गुस्सा हो गया और बहादुर ने डंडा उठाकर बहुत मारा भैंस को। माँ की जो सबसे प्यारी भैंस थी, गलती से बहादुर ने उसको बहुत पीट दिया। भैंस बहुत समझदार थी। जैसे ही बहादुर ने भैंस को पीटा, भैंस भागी भागी दौड़ी दौड़ी माँ के पास चली गई, जो कि पास के खेतों में ही मजदूरी कर रही थी। भैंस के शरीर पर चोट के निशान बने हुए थे, जिसको आम भाषा में कहते हैं बाम उखड़ना। जैसे ही माँ ने भैंस के शरीर पर यह निशान देखे, माँ समझ गई कि इस लड़के ने भैंस को क्या किया है, बहुत अधिक पीटा है। माँ ने अपनी प्यारी भैंस की पिटाई का अंदाजा लगा लिया और पिटाई की अंदाजा करके शाम में जब बहादुर घर लौटा तो माँ ने उसकी दोगुनी पिटाई कर दी। मार से परेशान होकर बहादुर जो है घर से भागकर जंगलों में जाकर छिप गया, जो पास के घर के पास ही था। रात भर बहादुर घर में नहीं आया। वो जान रहा है कि अगर घर में घुसे तो फिर माँ पीटेगी। रात भर बहादुर रोता रहा और ये सोचता रहा कि मुझे अब माँ के पास नहीं रहना है, क्योंकि अगर मैं माँ के पास रहा तो हमेशा तो मारती पीटती ही है। इस मार पिटाई से बचने का कोई रास्ता ढूंढा जाए। तो अंत में उसने यही निष्कर्ष निकाला कि यहाँ से माँ के पास से भाग जाना ही उचित है, अगर माँ की मार से बचना है तो। उसने प्लानिंग बनाया, उसने तय किया कि अब माँ के पास हमको नहीं रहना है। सुबह तड़के 2-3 बजे भोर में जब माँ सोई हुई थी, चुपके से घर में घुसा, अपना झोला उतारा। अपने झोले में ताश की कुछ कड्डियाँ, कंचे जो खेलने की गोली वगैरह होती है, कंचे अपने झोले में डाला। अपना पुराना टोपी लिया, अपना पुराना जूता कोट पैंट पहना और माँ के रखे हुए पैसों में से 2 रुपया निकाला। पुराने समय में आमतौर पर जो पैसे होते थे वो हड़िया में टांग कर ऊपर रखा जाता था, ठीक है, जिसको कहा जाता है शिखर पर रखना। तो माँ के रखे मटके में से बहादुर ने 2 रुपए लिए, अपनी जेब में डाला और माँ को सोता छोड़कर चल दिया। जंगल के रास्ते 8-10 मील के आसपास दूरी थी सड़क की। वो सुबह निकला, सड़क पर पहुंचा, बस आ रही थी, बस पर सवार हुआ और ये बस जो थी वो जा रही थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर बस स्टैंड में। बस पर सवार हुआ और सवार होकर पहुंच गया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर बस स्टैंड में। लेकिन बस स्टैंड में जब बस से उतरा तो इसे कुछ नहीं सूझा कि आखिर कहाँ जाएं, क्या करें हम।
इसी कारण बेचारा बस स्टैंड में चुपचाप बैठा हुआ है, न कहीं आ रहा है न कहीं जा रहा है, उदास मन से केवल चुपचाप बैठा हुआ है। ये यहाँ की कहानी है। अब थोड़ा सा हम आपको लेखक की ओर ले चलते हैं, फिर दोनों कहानियों को एक साथ लाकर जोड़ेंगे। बहादुर को यहीं छोड़ते हैं, बस स्टैंड में ही। लेखक जो इस कहानी के हैं उनका नाम है अमरकांत। अमरकांत रुपए पैसे किसी चीज़ की इनके घर में कोई कमी नहीं है, और दैव योग से जिस मोहल्ले में ये रहते हैं वो मोहल्ला भी धनी लोगों का मोहल्ला है। मोहल्ले में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसके यहाँ नौकर ना हो। जो इनके दोस्त हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, जो इनके भाई बहन हैं, सभी इतने सुखी संपन्न हैं कि नौकर का सुख सभी के घरों में है। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बाद जब इनके घर की बारी आती है तो इनके घर नौकर नहीं है। कुछ ही दिनों पहले निर्मला किसी रिश्तेदार के यहाँ से आई है, वहाँ भी उसने नौकरों का सुख देखा, लेकिन ऐसा लगता है हमेशा निर्मला खुद भी अफसोस करती रहती है कि लगता है कि हमारे भाग में नौकर है ही नहीं, इसलिए निर्मला के घर में नौकर नहीं है। लेखक बताते हैं कि एक मेरी पत्नी है, एक हमारी भाभियाँ हैं। मेरी पत्नी जो है, पत्नियाँ नहीं, मिस्टेक से बोला गया, मेरी जो भाभियाँ हैं दिन भर बैठकर आराम करती हैं, और एक मेरी पत्नी है जिसको बेचारी को दिन भर काम में लगा रहना पड़ता है। लेखक बताते हैं कि दुनिया की सभी औरतों को देखता हूँ और एक बार अपनी पत्नी को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे लाचार, सबसे बेबस, सबसे बेचारी, सबसे बेसहारा अगर कोई महिला है तो वो कौन है? निर्मला है। लेकिन लेखक बेचारे क्या करें? लेखक ने नौकर ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इन्हें कोई ऐसा विश्वासी व्यक्ति नहीं मिला, ऐसा कोई विश्वास पात्र नहीं मिला जिसको ये अपने घर पर नौकर के तौर पर रख सके, क्योंकि ये चाहते थे कि हम ऐसा विश्वासी व्यक्ति को रखें जिस पर आंख मूंद कर विश्वास किया जा सके। क्योंकि घर का नौकर जो है घर के हर राज जानता है, कहाँ गहने रखे हैं, कहाँ पैसे रखे हैं, किसी दिन घर में चोरी करा दिया या किसी दिन खुद ही रुपए पैसे या गहने लेकर भाग गया, तो इस कंडीशन में जो है फायदा से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इस चलते लेखक जो है नौकर नहीं रख पा रहे थे। लेकिन निर्मला ने क्या किया था कि संदेशा जो है अपने मैके भेज दिया था, अपने भाई को, अपने पिता को, माता को। उसने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि अगर इस तरह का कोई विश्वास पात्र आपको व्यक्ति मिले तो तत्काल हमें सूचित कीजिए, हमें नौकर की सख्त ज़रूरत है। और ये दैव योग कहिए या जो कहिए, जिस समय चलते हैं बस स्टैंड में फिर से, जिस समय बहादुर बस स्टैंड में बैठा हुआ था, कहीं आ जा नहीं रहा था, उदास मन से बैठा हुआ था, ठीक उसी समय अमरकांत के साले साहब बस स्टैंड में पहुंचे। उन्हें चेहरा देखकर ही पता लग गया कि ये लड़का यहाँ का नहीं है, लेकिन जब कुछ समय तक कहीं आया गया नहीं तो इनको डाउट हुआ, इनको शक हुआ कि आखिर लड़का परेशान क्यों लग रहा है। इस लड़के से पास जाकर पूछा साले साहब ने, कहाँ से आए हो बेटा? जी नेपाल से आए हैं। कहाँ जाना है? जी कहीं नहीं जाना है। कहीं भाग कर तो नहीं आए? तो सारा किस्सा जो था बहादुर ने अपना पूरा किस्सा अमरकांत के साले साहब को सुना दिया। तो साले साहब ने पूछा, क्या मेरी बहन के यहाँ नौकर का ज़रूरत है? तुम वहाँ काम करना चाहोगे? 2 वक्त की रोटी, साल भर में 1 जोड़ी कपड़ा और कुछ वेतन तुम्हें मिल जाएगा। बहादुर ने कहा, हाँ साहब, मुझे जो काम मिलेगा मैं कर लूँगा, लेकिन अपने घर वापस नहीं जाऊँगा। अमरकांत के साले साहब उसको लेकर चले आए अमरकांत जी के घर। जब अमरकांत जी ने पहली बार बहादुर को देखा था तो बड़ा भोला भाला बच्चा, 10-12 साल का लड़का। लेखक बताते हैं कि उसके ओठ इतने कोमल थे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये फूल की पंखुड़ियाँ हैं। उसकी आंखें छोटी छोटी, एकदम बिल्ली जैसी, कैसे झांकता है बिल्ली, उस तरह से दिखाई दे रही थी। और इसके हाथ पैर इतने कोमल कोमल थे जिसका कोई वर्णन न किया जा सकता है। लेखक बताते हैं कि बहादुर का जो पूरा किस्सा है, पूरी कहानी है, न चाहते हुए भी साले साहब के मुख से पूरा विस्तार से हमको क्या करना पड़ा? सुनना पड़ा। जब बहादुर की कहानी खत्म हुई तो सभी लोग मुंह तकने लगे अमरकांत का, क्योंकि फैसला लेने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? अमरकांत के ऊपर, कि बहादुर को रखना है नौकर के तौर पर या नहीं रखना है। ये फैसला अमरकांत का था। अमरकांत जी बताते हैं कि उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कोई भारी जिम्मेदारी आ गई है, कोई भारी दायित्व आ गया है, क्योंकि सारे लोग मेरी ओर देख रहे थे। फिर मैंने क्या किया? मैंने बहादुर को रखने के लिए हामी भर दी, और जैसे ही मैंने हाँ कहा
सबसे पहले प्रसन्न हो गई निर्मला। निर्मला इतनी खुश हो गई कि उसने बहादुर को संबोधित करना शुरू किया। ऐसे बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, लेकिन निर्मला ने क्या किया, उसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया, केवल बहादुर कहना उसे शुरू कर दी। उसने कहा देखो बहादुर, खुशी के मारे निर्मला ने कहा देखो बहादुर, आज से इस घर को अपना घर समझो। इस घर का जैसा सदस्य अन्य लोग हैं, तुम भी इस घर के एक सदस्य हो। और तो और तुम जब इस घर में काम करोगे तो काम करने के बाद जो समय बचेगा, उस बचे हुए समय में तुम्हारे साहब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था कर देंगे। हम लोग जो खाना खाएंगे वही खाना तुम भी खाओगे। और तो और तुम यदि वेतन हर महीने लेना चाहो, हर महीने अपनी माँ के पास घर पर भेजना चाहो तो भेज सकते हो, नहीं तो साल भर में एक बार यदि तुम जिस दिन घर जाना चाहो उसी दिन तुम वेतन मांगो तो उस दिन भी हम तुमको वेतन दे सकते हैं। और तो और साल भर में एक जोड़ी कपड़ा यानी 2 कपड़े जो हैं तुम्हें मिलेंगे, और एक कपड़ा का जो नाप है आज शाम में ही दर्जी आएगा, लेकर जाएगा और तुम्हारे कपड़े सिल जाएंगे। मन लगाकर काम करो, लेकिन हाँ एक बात पर ध्यान देना। पड़ोसियों को ताना मारते हुए कहती है निर्मला कि एक बात पर ध्यान देना, पड़ोसी बड़े चापलूस हैं, अगर वे कुछ काम करने के लिए कहें तो उनका काम मत करना। बड़े चापलूस हैं पड़ोसी हमारे। सारा बात निर्मला का खत्म हुआ। बहादुर जो है इस घर में आया और अगले ही सुबह से अपना सारा काम पकड़ लिया। सुबह सुबह जागा और आंगन में जो नीम का पेड़ था उस नीम के पेड़ पर झट से एकदम बंदर की तरह चढ़ा। जैसे ही घर के लोगों ने चढ़ते हुए देखा, लोगों ने मना किया, अरे गिर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा। लेकिन दांत दिखाता हुआ न केवल बहादुर पेड़ पर चढ़ा बल्कि दातवन वगैरह तोड़कर वो नीचे आया, घर की पूरी साफ सफाई की। घर का केवल रसोई का जो काम था खाना पकाने का, उसको छोड़कर बहादुर ने सारे कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। और सबसे बड़ी बात, धीरे धीरे घर के लोग जो है बहादुर के आने से एकदम आलसी होते चले गए। और सबसे ज्यादा जो आलसी हो गया वो था लेखक का बेटा किशोर। किशोर इतना बड़ा था कि अब कॉलेज जाने लगा था। लेखक के बेटे किशोर ने अपने हर काम की जिम्मेदारी सौंप दी थी बहादुर के ऊपर। और बहादुर को स्पष्ट रूप से कह रखा था कि जब मैं कॉलेज से आऊं तो जो कपड़ा खोलूं वो कपड़ा तुरंत धुल जाना चाहिए। सुबह कपड़ा जैसे ही सूख जाए मेरे कॉलेज जाने से पहले उस पर इस्त्री हो जाना चाहिए। जिस जूते को पहनकर मैं कॉलेज जाता हूँ मेरे कॉलेज जाने से पहले वो जूता पॉलिश हो जाना चाहिए। जिस साइकिल से मैं कॉलेज जाता हूँ वो साइकिल धोआकर पोछा जाना चाहिए। किसी प्रकार की कोई कोताही मेरे काम में होनी नहीं चाहिए। सभी कामों को बहादुर करने लगा। निर्मला की अक्सर तबीयत खराब रहती थी। उसके दवाई खाने का समय जो है बहादुर जान गया था। जब समय होता तो गिलास में पानी और दवा की पोटली ले जाकर हाजिर कर देता किसके समक्ष, निर्मला के समक्ष। स्थिति ये बनी कि बहादुर धीरे धीरे घर में एकदम इम्पोर्टेंट सदस्य बनता चला गया। शाम में जब निर्मला खाना पकाती रहती तो बहादुर उसके पास जाकर बातें किया करता। अक्सर निर्मला बहादुर से पूछा करती थी, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ की याद आती है? बहादुर कहा करता था, नहीं, माँ बहुत मारता है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। शाम को जब लेखक अमरकांत घर लौटते तो दिन भर का पूरा विवरण एकदम डिटेल के साथ अमरकांत महोदय को बहादुर बताता कि देखिए भैया आज कॉलेज नहीं गए, या माता जी ने आज ये किया, या आज मोहल्ले में ये चीज़ बिकने आया था। जो भी दिन भर में घटनाएं घटती है, महत्वपूर्ण घटनाएं, वो सारा घटना शेयर करता था किसको, अमरकांत को। और जब रात को खाना खाकर अपने बिस्तर पर सोने जाता बहादुर तो उस समय अपने खूंटी में टंगे हुए झोले को एक बार उतारता, उसमें से नेपाली टोपी निकालकर पहनता, ताश की गड्डियां, कंचे या छोटे मोटे जो उसके खिलौने थे उन सबको निकालता, अपने पुराने दिनों को याद करके नेपाली गाना गाता और गाना गाते हुए सो जाता। लेखक बताते हैं कि बहादुर केवल घर के लिए नहीं, घर के सदस्यों के लिए नहीं, आस पड़ोस के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन बन गया। आस पड़ोस के बच्चों के लिए तो सच पूछिए तो मनोरंजन का और साधन और मन लगाने का एक जरिया बन गया बहादुर। बच्चे अक्सर जब गली में खेलते रहते तो दरवाजे से झांक कर जाते कि कहीं बहादुर आंगन में अकेला तो नहीं है।
अगर बहादुर आंगन में अकेला मिलता तो बच्चे झट से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते और अंदर आकर बहादुर से तरह तरह के सवाल करते। बताओ बहादुर, तुम लोग नेपाली में शेर को क्या कहते हो? बताओ बहादुर, तुम लोग नेपाली में छिपकली को क्या कहते हो? तरह तरह के सवाल उससे बच्चे पूछा करते। और सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की फरमाइश बहादुर से होती तो वो थी नेपाली गाने की। बहुत ज्यादा फरमाइश सब लोग करते थे नेपाली गाने का बहादुर से। धीरे धीरे एकदम जो दुनिया है उसमें रम गया बहादुर। लेकिन धीरे धीरे बहादुर का महत्व घटता चला गया। महत्व कैसे घटा ये बताते हैं आपको। एक दिन या कई कई दिनों तक ऐसा होता था कि मान लिया सुबह के समय में घर की साफ सफाई है, बर्तन बासन है, कपड़े लत्ते हैं और साथ ही साथ किशोर की कुछ जिम्मेदारियां हैं जो किशोर ने लाद दिया था बहादुर के ऊपर। इन्हीं सब कामों को करते हुए कभी कभी बहादुर से होता क्या था कि मान लिया कभी किशोर का जूता पॉलिश करना भूल गया, कभी कपड़े पर इस्त्री करना भूल गया, कभी साइकिल को पोंछना भूल गया। तो इन सब छोटी मोटी गलतियों पर सबसे पहले तो किशोर ने जो है गाली दिया बहादुर को, सुअर का बच्चा कहा। बहादुर ने कहा, किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कहा के गाली दिया। जब ऐसा गाली दिया तो निश्चित तौर पर है कंप्लेन तो जाएगा ही। बहादुर ने शाम में शिकायत की अमरकांत से कि साहब आज भैया हमको पापा लगा के या मेरे पिताजी को लगा के गाली दी है। जैसे ही ये बात अमरकांत ने सुना, अमरकांत कुछ एक्शन लेने के जगह पर, कुछ करने के जगह पर बस इतना ही सोचे कि किशोर है मालिक का बेटा, बहादुर है नौकर। अगर मालिक का बेटा नौकर को थोड़ा डांट डपट कर ही देता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी अगर नौकरों को बहुत ज़्यादा दुलार प्यार और मान सम्मान दिया जाए तो नौकर जो होगा सिर पे चढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने किशोर को डांटा नहीं, इस तरह की हो रही जाति को रोकने का प्रयास नहीं किया। ये गाली गलौज जो है आगे चलकर मारपीट में बदल गई। किशोर की इस बात की शिकायत भी बहादुर ने साहब से की, अमरकांत से की, लेकिन अमरकांत ने फिर भी डांटना डपटना जरूरी नहीं समझा। एक दिन की बात है, पड़ोसन जो है निर्मला की पड़ोसन वगैरह आई हुई थी घर पर। तरह तरह की इधर उधर की बातें चल रही थी। जब सारी बातें खत्म हुई तो बात आया नौकरों का। पड़ोसन ने बताया कि मेरा नौकर मेरी बहुत सेवा करता है। निर्मला ने भी कहा कि मेरा नौकर भी कम नहीं है, मुझे कोई काम नहीं करने देता, बस मुझे खाना पकाना पड़ता है। पड़ोसन ने कहा बहादुर का खाना कौन पकाता है? निर्मला ने कहा सिंपल सी बात है, सबका खाना हम ही पकाते हैं, नौकर का भी खाना हम ही पकाते हैं। पड़ोसन ने कहा नहीं, आप गलत करती हैं। नौकरों को मुलायम मुलायम नरम नरम रोटियां अगर दीजिएगा तो नौकर जो है वो चिकना हो जाएगा, फिर वो काम नहीं करेगा, आलसी हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा कीजिए, दाल सब्जी चावल तो बना कर दीजिए, लेकिन उसकी रोटी उसे खुद पकाने दीजिए। ऐसा मत कीजिए नौकर के साथ, नौकर को इतना महत्व मत दीजिए। निर्मला को ये बात जो है बहुत अच्छी लग गई। शाम में जब बहादुर निर्मला के पास खड़ा था, रोटी पकाई जा रही थी, थोड़ा सा आटा बचा। निर्मला ने कहा बहादुर ये तुम्हारे लिए, ये रोटी तुम खुद पकाओ और खुद खाओ। बहादुर ने कहा माताजी हमेशा तो आप ही रोटी पकाया करती हैं, मुझे रोटी पकानी नहीं आती। निर्मला ने कहा नहीं आती तो सीख लो, लेकिन आज से तुमको खुद पकानी पड़ेगी, तुम्हें हम रोटी पका कर नहीं देंगे। बहादुर नाराज हो गया। नाराज होकर खाना नहीं खाया, न बनाया। साहब आए, अमरकांत आए, उनको भी पता चला, लेकिन अमरकांत ने भी विशेष जोर नहीं दिया। सुबह सब लोगों ने देखा कि बहादुर जब जोर से भूख लगी सुबह सुबह, तो बहादुर ने क्या किया, रात का आटा को पानी में गूंथकर, फिर से पानी में गूंथकर उसे रोटी बनाया और रात की बासी सब्जी के साथ लपेटकर खा गया। नई नई रोटी बनाई थी, कुछ सिझाने के चक्कर में जल गई और कुछ जलाने से बचाने के चक्कर में कच्ची रह गई। इस जली हुई कच्ची रोटियों को किसी प्रकार से बहादुर खाया और इसके बाद प्रतिदिन का इसका कर्म हो गया, बहादुर खुद पकाता और खुद खाता। एक दिन की बात है, कुछ मेहमान आए हुए थे घर में। मेहमान आए हुए थे, उनकी खातिरदारी वगैरह की गई और जब मेहमान जाने लगे तो एक महिला आई थी। उसमें महिला ने जो है इधर उधर झांकना शुरू कर दिया। घर के लोगों ने पूछा क्या हुआ? अमरकांत ने ही पूछा क्या हुआ? महिला ने बताया
कि पल्लू में मैंने 11 रुपए बांधे थे, अब वो रुपए मुझे मिल नहीं रहे हैं, हो न हो यहीं पे गिर गया होगा। सब लोग ढूंढे। फिर महिला ने कहा कि आपका नौकर थोड़ी देर पहले इस कमरे में आया था और कमरे में आकर तेजी से घर से बाहर चला गया था, हो न हो आपका नौकर पैसे लेकर बाहर ले जाकर कहीं झाड़ी वगैरह में छिपा दिया होगा। अमरकांत ने बहादुर को बुलाया, उससे पूछा, लेकिन बहादुर ना कह रहा था। मेहमान उसको बुलाई, कान में फुसफुसाई कि देखो बेटा, अगर पैसे लिए हैं तो दे दो, तुम्हें मार पिटाई से हम बचा लेंगे। लेकिन बहादुर तो लिया नहीं था। उसने कहा, नहीं मैंने नहीं लिए हैं। एक तमेचा जड़ दिया जोरदार अमरकांत ने। बहादुर रोता रह गया, लेकिन पैसे तो लिए नहीं थे उसने। वो तैयार नहीं हुआ कि मैंने पैसे नहीं लिए हैं। मेहमान ने उल्टा कह दिया कि नौकर लोग घाघ होते हैं, नौकर लोग ढीठ होते हैं, ये ज़्यादा मार पिटाई से कुछ होने वाला इनको नहीं है। इन्होंने पैसे बाहर ले जाकर कहीं छिपा दिए होंगे और बाद में जब हम लोग चले जाएंगे तो उन झाड़ी में जाएगा और वहाँ से पैसे लाकर अपना काम कर लेगा। चलो, हमारे भाग में पैसे देने लिखा ही नहीं था। एक तो आते समय कुछ लेकर नहीं आए, सोचे थे कि जाते समय कुछ पैसे किशोर के हाथ पर दे देंगे, लेकिन ये भी हमारे भाग्य में नहीं था, पैसा तो नौकर के भाग्य में था। मेहमान अफसोस करती हुई चली गई, लेकिन इस दिन के बाद घर में जो बहादुर है उसकी साख गिर गई। सबको यही लगने लगा कि बहादुर क्या है, चोर है। बहादुर सबकी नज़र में चोर बन गया और आज के बाद हर छोटी मोटी गलती पर कोई भी घर का सदस्य उसे मार पीट दिया करता था और बहुत ज़्यादा मारपीट होने के चलते बहादुर से अब गलतियाँ भी ज़्यादा होने लगी। हर समय उदास रहता था, हर समय अपसेट रहता था और अक्सर मन ही मन सोचा करता था कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं मिलती, जहाँ इज्जत नहीं मिलती, वहाँ रहने से क्या फ़ायदा। बहादुर मन ही मन यहाँ से भी अब भागने की प्लानिंग करने लगा। एक दिन की बात है, शाम में जब अमरकांत महोदय अपने घर लौटे तो देखते हैं कि घर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। बर्तन बासन सब कुछ इधर उधर बिखरे पड़े हैं, नीम की पत्तियाँ बिखरी पड़ी हैं। एक तरफ निर्मला बैठ के सिर पीट रही है, दूसरे तरफ किशोर बैठकर एकदम उदास है। लेखक ने पूछा, क्या हुआ? निर्मला ने जवाब दिया, बहादुर भाग गया। लेखक के मुंह से फट से एक ही बात निकला, क्या क्या लेके भागा? निर्मला ने कहा, अजी कुछ लेकर जाता तब तो संतोष भी होता। बेचारा इतना दिन जो कुछ कमाया वो भी हम लोग के पास छोड़कर गया। अपने जूते, अपने कपड़े सब कुछ छोड़ के चला गया। अमरकांत ने कहा, तब अफसोस की कौन सी बात है, गया तो गया, ऐसे भी तो चोर था। निर्मला ने कहा, नहीं, बहादुर चोर नहीं था। उस पर जो इल्जाम लगाया गया चोरी का वो झूठा था। वो महिला जब भी आती है न कुछ लेके आती है न कुछ दे के जाती है। कभी कहती है कि रिक्शा में गिर गया, कभी कहती है कि बाहर गिर गया। किसी न किसी प्रकार का बहाना वो अक्सर बनाती ही रहती, इसलिए बहादुर का कोई दोष नहीं था। फिर लेखक ने पूछा कि आज से उससे कोई गलती हुई थी? लोगों ने बताया, गलती विशेष तो नहीं हुई थी, बस उसके हाथ से सिलबट्टा यानी सिलौट जो है गिर के टूट गया था। शायद इसी डर से, मार के डर से वो क्या हो गया, भाग गया। किशोर ने भी कहा, पिताजी आप उसे ढूंढ कर ले आए, मैं उसके पैर पड़ूंगा, उससे माफी मांगूंगा, लेकिन उसे दोबारा जाने नहीं दूंगा। सब लोग उसको ढूंढे, हर जगह तलाश किया गया, लेकिन बहादुर कहीं नहीं मिला। अंत में लेखक को यह अफसोस होता है कि ऐसा नौकर हमें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। और इस बात का तो सबसे ज्यादा लेखक को अफसोस होता है कि यदि मैं बहादुर को नहीं मारता तो बहादुर नहीं जाता। क्योंकि बहादुर को इस बात का बहुत खुशी था, बहादुर को इस बात का बहुत गर्व था कि सारे लोग डांटते हैं, डपटते हैं, जो कुछ करते हैं, लेकिन मेरे साहब बहुत अच्छे हैं, मेरे साहब मुझे मारते डांटते नहीं हैं। लेकिन साहब ने भी जब मारपीट करना शुरू कर दिया तो उसकी हिम्मत टूट गई। एकदम से वो हताश निराश होकर घर छोड़कर चला गया। अंत में उनको बहुत अफसोस होता है कि ऐसा नौकर जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। मैं न मारता तो बहादुर नहीं भागता। तो इस प्रकार एक सामाजिक कहानी खत्म हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे अन्य वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें या फिर एंड स्क्रीन पर आने वाले वीडियोस पर क्लिक करके भी आप बड़ी आसानी से वीडियोस को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, मिलते हैं नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से जय हिंद।